नमस्कार, YouTube स्टडी चैनल बुक्कल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, 12th क्लास में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। ठीक है, बेसिकली मीटर ब्रिज जो है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है। इसको हम आज पूरा डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमसे मोस्टली पूछा जाता है। हर एक बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। इस पे न्यूमेरिकल जो अभी तक आपने देखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपने स्टडी किया, उन दोनों में इसका यूज हम पढ़ चुके हैं। तो आज ये एप्लीकेशन जो है, आज इसका हम कंसेप्ट समझेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो उसको समझेंगे कि कैसे वो प्रूव हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अगर आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ मैं 9 से 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल सिलेबस करवा रहा हूं। तो जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर के आप चैप्टर वाइज हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट जब मुझे मिलते हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो उन पे मैं अपने आप को ये फील करता हूं कि मैंने कुछ अच्छा करवाया है और हर टाइम नेक्स्ट वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम न लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक आज का हमारा? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड मीटर ब्रिज। स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है क्या? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फिगर की। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है उस पर हम बाद में जाएंगे। जो फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस P, Q, R और S लिए हैं, जिसको एक ये कह सकते हैं ब्रिज की फॉर्म में हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, P, Q, R, S। और जो हमारा टर्मिनल है C और D, इनको हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू अटैच कर रखा है। टर्मिनल A और B को हमने बैटरी से अटैच किया है, जिसका EMF हमने E लेके रखा है। अब सपोज करो यहां से I करंट अगर जा रहा है तो I1 इसमें से पास हो रहा है, I2 इधर जा रहा है। I1 में से यहां आने के बाद कुछ करंट IG में से फ्लो कर रहा होगा और बाकी बचा हुआ करंट यहां I1 माइनस IG यहां, और इस तरीके से यहां से I2 और इधर से IG, ये टोटल करंट ऐड होकर के I2 प्लस IG यहां रीच कर गया। इन दोनों का सम करोगे वापिस I1 प्लस I2, टोटल I करंट हो जाएगा। तो ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज कह सकते हैं हम। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, अब इसको समझिए। ये क्या है कि एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब हमारे पास 4 कोई रेजिस्टेंस हो और वो ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड हो, और यानी ये ब्रिज की फॉर्म में जो 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ये क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहां पे ये 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S, ये यहां पे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है अगर हमारा, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी अननोन वैल्यू है। सपोज करो ये S हमें कैलकुलेट करना है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन दी वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R। ठीक है, बाकी जो रेजिस्टेंस बच गए उनकी वैल्यूज में हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में। So it is an arrangement of 4 resistances connected in the form of bridge used to calculate unknown resistance. So unknown resistance को ये फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। यहाँ जो ब्रिज आप लोगों को नजर आ रहा है, इस ब्रिज के अंदर जो P एंड Q रेजिस्टेंस है, P एंड Q को हम बोलते हैं रेशियो आर्म। इनको क्या बोलते हैं? रेशियो आर्म। और जो हमारा R है, इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। ओके, और जो S है इसको हम कह सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए, जैसे आप लोगों को ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल समझ आ रहा है, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन जब होगी
तो हम ये कह सकते हैं कि VC इज इक्वल टू VD होगा। ठीक है, जो C और D पॉइंट है इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन हम उसको बोलेंगे। उस केस में हम लिख सकते हैं P बाय Q इक्वल टू R बाय S। उस केस में हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की एक खासियत है, यानी P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। जब बैलेंस में होगा तो इनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, यानी P बाय Q R बाय S, या फिर P बाय R एंड Q बाय S, ऐसे भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट है। अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये प्रूव कैसे की जाए। ठीक है, ये हमारे पास में जो अभी आपके पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करें ये देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो चलो बात करते हैं अब इसको कैसे प्रूव किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो किरचॉफ्स रूल है उनको फॉलो करेंगे, उनकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स रूल में मैं सबसे पहले लूप कंसीडर करता हूं ACDA। ठीक है, ये लूप मैंने कंसीडर किया और इसमें मैं क्लॉकवाइज जाते हुए, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्लॉकवाइज जाते हुए मैं वोल्टेज रूल लगाता हूं। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। देखिए उसमें अब आप क्या करोगे, सबसे पहले A से C की तरफ चलते हो तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो। सो I1P और यहां करंट की डायरेक्शन में ही प्लस IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G यहां पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले रखा है हमने। ठीक है, और D से वापस A की तरफ जाओगे तो करंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए हम लिखेंगे I2 इंटू R इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, और इस इक्वेशन में भी अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं तो मैं ये लिख सकता हूं प्लस IG कैपिटल G इक्वल टू I2 इंटू R। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। क्लियर है। सिमिलरली लूप हम चूज कर लेते हैं। लूप यहां से इसको आप जिस भी मर्जी से स्टार्ट करो, यानी B से मैंने स्टार्ट किया और इसको एंटी क्लॉकवाइज ले आते हैं। B C D वापिस B। ठीक है, इस लूप के अंदर अब रूल वोल्टेज रूल लगाते हैं। B से C की तरफ जाओगे तो करंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, यहां जो करंट की वैल्यू है I1 माइनस IG C से D की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। ठीक है, ये वोल्टेज होगी। और अब जो है करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, प्लस IG इंटू कैपिटल G। और अब यहां पे भी करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस I2 प्लस IG इंटू S इक्वल टू 0। ओके, और यू मे राइट इट एज IG कैपिटल G प्लस I2 प्लस IG इंटू S इक्वल्स टू, ये माइनस वाली वैल्यूज हम उधर उठा के ले जाते हैं, I1 माइनस IG इंटू Q। ओके, सो इन दिस वे दिस वन इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में हो, यानी बैलेंस कंडीशन से हमारा क्या मतलब है उसको समझिए। जब मैं बैलेंस कंडीशन बोल रहा हूं, इन बैलेंस कंडीशन दैट इज VC इक्वल टू VD, और ये कह सकते हैं IG इक्वल्स टू 0, और गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है जिसको हम बैलेंस कंडीशन कह रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि VC और VD का जो पोटेंशियल है दोनों टर्मिनल का वो इक्वल है, या ये कहें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है C और D पॉइंट का वो 0 है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता हो, या IG जो है, IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट वो कितना हो, 0 हो। ऐसी सिचुएशन में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। सो अगर हम ये बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं तो IG की वैल्यू क्या है हमारी, 0। यूजिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2
सो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, Ig की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारी बन जाएगी I1P इक्वल टू I2R। ओके, ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको कह दिया थर्ड। और इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या बनेगी, इक्वेशन सेकंड, इसमें Ig ये 0 हो जाएगा, यहां पे ये Ig 0 तो I2 इंटू एस। ठीक है, तो मैं यहां I2 इंटू एस, और इधर क्या बचा I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू। ठीक है, दिस वन इज आवर फोर्थ इक्वेशन। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा मैंने जो किया है। अब आपको सिंपली करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 4। तो डिवाइड जब करोगे तो ये वैल्यू आपके पास I1P डिवाइडेड बाय I1Q इक्वल टू I2 इंटू R डिवाइडेड बाय I2 इंटू S। सो I2 विल गेट कैंसिल विद I2, I1 विल I1। यहां से जो वैल्यू आ जाती है P बाई Q इक्वल टू R बाय S। ठीक है, और ये क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव्स व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल। ओके, सो दिस प्रूव्स व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने यहां किया। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने ये चीज सीखी थी, लेकिन आज हमने उसको प्रूव करके देखा है कि बेसिकली वो प्रूव कैसे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, हमें हेल्प करता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने एस को अननोन रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी से हमारा क्या मतलब होता है, वर्ड आता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, सेंसिटिविटी से मतलब होता है जनरली हमें जो अननोन रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी जो है कितनी देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में सेंसिटिविटी कैसे कितनी बढ़िया जब होगी, जब हम ये कहें कि P, Q, R और S इनकी वैल्यू अगर इक्वल हो। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो, या ये कहें P बाई Q इनका रेशियो 1:1 हो। P और Q का जो रेशियो है वो क्या हो, 1:1 हो, तब हम कहेंगे हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सेंसिटिव है। ठीक है, और उस केस में जो हमारे S की वैल्यू आएगी वो काफी हद तक एक्यूरेट आएगी। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की दूसरी खास बात यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो ना हो और बहुत ही ज्यादा हाई ना हो। ऐसी सिचुएशन में व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए कि जो हमारा S है इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई और बहुत ही ज्यादा लो नहीं होनी चाहिए, जिस केस में जो है अननोन रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली। अच्छा, हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की ओर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये क्या मेथड है, मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है जब हमें नल डिफ्लेक्शन देगा तो उसी मेथड को हम बोल रहे हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब इसका फायदा क्या है, क्या यूज है, देखिए अननोन रेजिस्टेंस जब आप फाइंड आउट कर रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो नल डिफ्लेक्शन मेथड का ये फायदा है कि हमारे सर्किट में किसी तरीके से गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। ठीक है, यहां जो हमारी बैटरी कनेक्टेड है इसमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी हो उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। ये फायदा है इसका, नल डिफ्लेक्शन मेथड, इसी को हम समझ रहे हैं यहां गैल्वेनोमीटर।
और यहाँ आपने जो बैटरी लगा रखी है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। तो हमारा नल डिफ्लेक्शन मेथड ये है, यानी इसमें एक्यूरेसी जो है इसीलिए भी होती है। ठीक है, इस पे हम बिलीव इसीलिए करते हैं क्योंकि इट डिपेंड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, अगर बेसिकली हम ये कहें कि यहां पे हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो आप गैल्वेनोमीटर को यहां से हटा सकते हो और यहां पे कोई दूसरा एमीटर लगा दिया या कुछ और लगा दिया तो उससे हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कह सकते हैं जिसको हम बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसी की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमारे +2 के अंदर प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसकी, वो है मीटर ब्रिज या जिसको हम स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम बात कर लेते हैं मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। देखो, दोनों नाम जो इसके पड़े हैं उसकी एक वजह है। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्केल लगा हुआ है वो 1 मीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम स्लाइडिंग करते हैं। ये यहाँ पे एक जोकी होता है, वो एक पेन टाइप का होता है जिसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जोकी बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे पहले हमने कह चुके हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ये किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की, और ये किस पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। फिगर जो मैंने बनाया है उसको समझ लेते हैं। जो आपको ये शेप में दिखाई पड़ रहा है, एल शेप में, ये और ये है हमारी कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, जिसको हमने एक वुडन बोर्ड के ऊपर लगा रखा है। एक वुडन बोर्ड होता है लकड़ी का एक, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये बिल्कुल फाइन, उनकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होती है, सिर्फ विड्थ होती है, और उसको हमने इसके ऊपर अटैच कर रखा है। यहां हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है इन दो टर्मिनल के बीच में, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जहां पे अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं जो कि हम निकालेंगे। जिस भी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस हमने यहां कनेक्ट कर दिया। जिस वायर का या जिस अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमने यहां कनेक्ट करना है। अब देखिए, ये ए और ये बी टर्मिनल है। ए टर्मिनल हमारा हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से अटैच है। ठीक है, और बी जो है वो लो पोटेंशियल से अटैच है। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है कि यहाँ पे सर्किट को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करती है। इस पॉइंट से हमने थ्रो गैल्वेनोमीटर एक जोकी अटैच किया है। गैल्वेनोमीटर हमें रीडिंग देता है, डिफ्लेक्शन देता है। गैल्वेनोमीटर अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, वो कुछ इस शेप में होता है। उसकी डिफ्लेक्शन जो है, नल डिफ्लेक्शन हम इसको बोलते हैं। यहां 0 होता है, इधर भी वैल्यू होती है और इधर भी वैल्यू होती है, दोनों तरफ। जब वो नल डिफ्लेक्शन देता है तो 0 यहां होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके 90 डिग्री पे। क्लियर है? तो अब क्या करते क्या है हम, यहाँ पे एक जो भी वायर है जिसका आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो उसको हमने यहां अटैच किया। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, तो हम इसको ऐसे ही अटैच करते हैं। अब यहां से हमने एक वायर के थ्रू जो कि कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब यहां पे जो वायर ए से बी तक मैंने जो वायर लगाई है ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की होती है, जिसका ये कह सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है विद राइज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। क्योंकि आपने देखा मेटल्स में टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है। तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर हम यहां यूज करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो मेटलॉइड से बनी होती है, बहुत सारी मेटल उसमें मिक्सअप करके हम बनाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, जिसके चलते अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा तो बहुत ही कम उनके रेजिस्टेंस चेंज हो पाती है। ठीक है, तो हर एक चीज का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये स्ट्रिप क्यों यूज की है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हमने स्टडी किया है। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अगर मैंने यहां वायर लगाई होती तो यह इस वायर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होती। हम नहीं चाह रहे वो सब चीज। ठीक है, क्योंकि ये मेथड किस पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे है, तो कहीं और जो है
जो है जब ये बैलेंस कंडीशन में हो तो कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो रही हो, यानी हमारे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का या बैटरी का, उसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। सो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, इसीलिए ये जो स्ट्रिप हमने यूज की है कॉपर है, हाईली कंडक्टिंग है, रेजिस्टिविटी उसकी बहुत ही लो होती है, इसलिए हमने कॉपर की ही यूज की है। और इसकी स्ट्रिप जो है हमने विड्थ क्यों रखी है, क्योंकि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये इस पर्पज के लिए हमने ये स्ट्रिप यूज की है। सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब इसमें हम बैलेंस कंडीशन को सर्च आउट करते हैं। आपने यहां पे अपनी मर्जी से आर रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया, जो भी आर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से लेना है वो ले सकते हो। आप चाहो तो 100 रेजिस्टेंस 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा लीजिए, 500 ओम का रेजिस्टेंस आपने यहां कनेक्ट कर दिया, जो भी आपकी मर्जी है। सपोज करो जो भी रेजिस्टेंस आपने, ये नॉन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आप जानते हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करना है, इस जॉकी को मैं यहां कनेक्ट करूंगा तो डिफ्लेक्शन हमें क्या देगा, फुल डिफ्लेक्शन देगा इधर की तरफ, ठीक है। और जैसे मैं इसको इधर कनेक्ट करूंगा तो ये फुल डिफ्लेक्शन देगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब आपका सर्किट जो है सही कनेक्टेड है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस जॉकी को यहां से स्लाइड करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे स्लाइड करोगे तो ये डिफ्लेक्शन जो है कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक स्टेज आएगी कि यहां डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। अगर उससे आगे मूव करोगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में देना शुरू कर देगा। तो वो पॉइंट हमने चूज कर लिया, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। ओके, सो वो पॉइंट हमने देख लिया कि इधर से कितने सेंटीमीटर पे है, इधर से हमारा कितने सेंटीमीटर पे है। स्केल लगा हुआ है साइड में, पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां सपोज करो वो एल वैल्यू पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गई, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में ये नल डिफ्लेक्शन आ गई। अब वो पॉइंट आपने चूज कर लिया, इधर से आपने लेंथ मेजर कर ली एल, तो इधर कितनी बची होगी, 100 माइनस एल। 100 सेंटीमीटर का है तो 100 माइनस एल बची होगी इधर, ठीक है। तो अब देखिए समझ में आपको क्या आएगा। लेट स्मॉल आर बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइड वायर, ठीक है। जो स्लाइड वायर हमने ली है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे इसको, हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोलेंगे इसको। लेट आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइड वायर। ओके, सो अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे वायर। ए से जे तक की जो वायर होगी, जहां आपको नल डिफ्लेक्शन मिला है, वहां तक की वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये पर यूनिट है, हमारे पास लेंथ कितनी है, पर यूनिट लेंथ है आर, और हमारे पास लेंथ कितनी है एल इंटू आर। तो हम लिख सकते हैं एल इंटू स्मॉल आर। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ जे टू बी वायर, जो इधर से इधर बची है, उसकी लेंथ कितनी है 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर, ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में हमने निकाल लिया। स्मॉल आर की वैल्यू हमें नो डाउट नहीं पता, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है, अब आगे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा पी रेजिस्टेंस है और ये हमारा है क्यू रेजिस्टेंस। जब बैलेंस कंडीशन अचीव हो गई, ठीक है, बैलेंस कंडीशन अचीव हो चुकी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन बैलेंस कंडीशन स्लाइड वायर ब्रिज हमारा अब जो है किसमें है, बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस में है तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये क्या है, सेम पोटेंशियल का हो गया। इसका मतलब इनके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस लिख सकते हैं। P की वैल्यू कितनी है, L इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई 100 माइनस L इंटू स्मॉल आर इक्वल टू R। R की वैल्यू नोन है, S अननोन है। तो मेरे ख्याल से आगे की बात अब समझ ही आ गई होगी कि क्या कर रहे हैं हम और क्या निकालना है, ठीक है।
तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू आर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट करोगे, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान ले यहां से 30 आ गया तो इधर क्या बचेगा 70, तो हम लिखेंगे 70 डिवाइड बाई 30 इंटू आर। आर की वैल्यू आपने खुद ने फिक्स की थी 100 ओम या 500 ओम जो भी 200 ओम, वो वैल्यू आप यहां लिखोगे। अब आप कहोगे कि सर इससे तो अगर मैंने 500 लिया होता तो वैल्यू अलग आती, 100 ओम लिया होता तो एस की वैल्यू अलग आती। नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस पॉइंट सेट होता फिर। ठीक है, तो ये चीज कंफ्यूजन ना रहे, वैल्यू एस की उतनी ही आती। तो ये है हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था हमारा मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। अच्छा, इसमें प्रिकॉशंस कुछ रखने होते हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे होते हैं तो बार बार हमने क्या करना है, इस सर्किट को ऑफ कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये ए से बी तक की जो वायर है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगी, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। या ये कहेंगे मेल्ट का मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा लूज हो जाएगी। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी अफेक्ट होता है, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन अफेक्ट होता है। इसलिए हम इसको बीच बीच में बंद करते रहेंगे। एक जो है एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो एस की जो वैल्यू है बार बार आप अलग अलग लेके निकालोगे। जैसे आर की वैल्यू आपने 100 ओम ले लिया, 200 ओम ले लिया, 300, अलग अलग वैल्यू लेकर के आप S1, S2, S3 कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो 5 वैल्यूज आपने निकाल ली और अब उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, S1 प्लस S2 एंड सो ऑन, S5 डिवाइड बाय 5 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एग्जैक्टली एस जो अननोन वैल्यू थी वो आपको पता चल जाएगी काफी एक्यूरेसी। ठीक है, काफी एक्यूरेसी के साथ आपको एस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये था हमारा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि अभी सीबीएसई 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सिर्फ ये सर्किट बनाना ही पूछा था, तो इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे। अभी इसी पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि भाई लॉकडाउन चल रहा है या जून की छुट्टी आप मना रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता। जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है, जिनका एम है, जिनका कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये बनना है, वो भाई कभी आराम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप आराम कर रहे हो तो इसका मतलब आपको सेटिस्फेक्शन है और आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको फील ना हो रहा हो, आने वाले कुछ टाइम के अंदर, कुछ सालों के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है, तो मेरे लेक्चर को डेली रूटीन में देखिए। मैं भी खुद कोशिश करता हूं कि भाई 1-2 लेक्चर मैं स्किप करूं 1-2 दिन में। ठीक है, वीक में 3-4 दिन जो है, कई बार 2 दिन, कई बार 1 दिन जो है मैं स्किप कर जाता हूं। वो इसीलिए करता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो डेली के डेली रूटीन में लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं। लेकिन आप कोशिश करो रूटीन में लेक्चर अटेंड कर सको। ये मैटर नहीं करता कि भाई आपके एग्जाम आगे कैसे होंगे। भाई हमने तो +2 पढ़ी नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है। ठीक है, जो चीज आज आपको स्कूल टाइम में जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ये सिचुएशन जो है आपको आगे आने वाले टाइम में भी हो सकती है। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए उन चीजों के लिए। ठीक है, तो पढ़िए और कोई बंदिश अपने ऊपर मत लगाइए कि भाई मैं तो लॉकडाउन है, इस साल नहीं पढ़ूंगा, अगले साल पढ़ लूंगा, अगले साल एग्जाम दे लेंगे, भी अगले साल फिर कुछ हो गया तो अपने माइंड को सेट कीजिए। सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है, हमारे लिए भी वही सिचुएशन है, आप लोगों के लिए भी वही सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बाहर कैसे निकलना है, तो वो है आपकी रेगुलरिटी के साथ हार्ड वर्क। ठीक है, प्रॉपर काम कीजिए अपना, किसी की बातें फालतू मत सुनिए। अगर हो सकता है कि सिलेबस स्किप भी हो सकता है एग्जाम ना भी हो, तो भी आपको ये चीज चाहिएगी। 12th क्लास के अंदर भी, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आप आगे के सिलेबस को अच्छे से समझ को, ये बेसिक है उनका। ठीक है, और आप आगे भी एग्जाम्स दोगे बहुत सारे, उनमें भी जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और फिर दोबारा इनको पढ़ने का टाइम मिले दोगे या फिर वो जो आगे का सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए टाइम दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो डियर स्टूडेंट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक को स्किप मत करो।
अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल लेक्चर देखिए, ठीक है, अपने से बड़ों के पास बैठ करके थोड़ी अच्छी बातें सुनिए उनसे, सो दैट कि आपको मोटिवेशन मिले। जब तक आपके खुद के अंदर आग नहीं होगी कि मैं पढ़ूं कैसे भाई, या पढ़ना मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन जब लेक्चर दे रहा हूं तो बेसिकली प्रॉब्लम यहां ये है कि मैं बहुत सारे इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं हो पाता बच्चे के साथ में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो। जब मेरे आमने सामने बैठे होते तो हमें पता चलता है और हम हर एक बच्चे को टोक लेते हैं, ठीक है, उसको अपने क्लास के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ और है। अब यहाँ थोड़ा सा जो है मैं यही कोशिश करता हूं कि अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने क्लास स्टूडेंट्स के साथ में जो है, अपने जितने भी स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर, उनसे बातें कीजिए भी आपने कितना किया है। तो आपस में डिस्कस करोगे तो भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उसने इतना कर लिया, मैंने नहीं किया अभी तक, ये लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए बेटा। अगर आप इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही जो कुछ बिगड़ेगा वो आपका ही बिगड़ेगा। ठीक है, इन चीजों के लिए आप बहुत सारे रुपए बर्बाद करोगे आने वाले टाइम में, और उसके बाद भी कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज बेसिक है, जो आपको चाहिए, वो आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि पढ़िए जितना हो सके सीरियसली, ठीक है, पूरे शिद्दत के साथ में प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई क्वेश्चन अराइज होता है एक दूसरे से पूछिए, मुझसे पूछिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि ये चीजों को आप जब खुद ही नहीं देखोगे तो किसी दूसरे को क्या दिखाओगे। जब आप खुद ही इस चैनल को नहीं देख रहे होंगे, खुद ने ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, कमेंट नहीं किया होगा, तो आपको भी कहां से मोटिवेशन मिलेगा, दूसरों को कहां से सिखा सकोगे। किसी के कहने से आजकल कोई कुछ नहीं करता है। आपने एक वीडियो डायरेक्ट सेंड कर दिया, लिंक सेंड कर दिया, अभी हाँ ठीक है बुकुल सर ने हमें लिंक दिया, ये लिंक हमने आगे फॉरवर्ड शेयर कर दिया, तो वो शेयर करने से कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो बस अनदेखा कर देता है। आजकल लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा होते हुए भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो लिंक को खोल के नहीं देखेंगे। उनको जरूरत फील होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप करो, और यही चीज मुझे आपसे चाहिए है। लोगों को चैनल से जुड़वाइए, ठीक है, उनको चैनल सब्सक्राइब करवाइए। सो आज बहुत कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सीरियस हो जाओगे अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पे न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू, गुड लक।